देखिए जी, चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करता, और क्लासिफिकेशन के नाम पे कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एक्स लगा है तो मोनो हेलोजन कंपाउंड, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो एक्स लगे हैं तो। अब यहाँ कुछ खास है, खास क्या कि वो एक्स सेम कार्बन पे है या एडजेसेंट पे है। ये भी हो सकता है कि वो एडजेसेंट पे भी ना हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। तो इनके लिए तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस डाइहाइलाइड ये भी है, डाइहाइलाइड ये भी है, डाइहाइलाइड ये भी था, लेकिन इनके लिए वर्ड यूज होता है जैम डाइहाइलाइड, और इनके लिए नाम यूज होता है विसिनल या फिर एडजेसेंट डाइहाइलाइड। अब यहाँ खास क्या, अगर आपसे कहा जाता है कि मेरे पास ये कंपाउंड है और मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे कन्वर्जेंस के लिए मुझे नामों की जरूरत पड़ सकती है, तो इसका नाम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नाम तो होगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसका होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। लेकिन दो कार्बन वाले का कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड और एडजेसेंट वाले का इथाइलीन क्लोराइड। अब ट्रिक क्या दी थी, इडीन, इडीन में ये जो आई है मुझे एक जैसा लगता है, और डीन का मतलब दो हो सकता है। तो जब एक पर दो क्या हेलोजन, एक पर दो हेलोजन हो तो उसमें एक सफिक्स ऐड करते हैं कॉमन नेम में आइडीन। ठीक है, तो दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड एंड दिस इज, मेरे कन्वर्जन में आ गया कन्वर्ट दिस इनटू इथाइलिडीन क्लोराइड या कन्वर्ट दिस इनटू इथाइलिन क्लोराइड। तो अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं बन रहा मेरे से गया। अब क्लासिफिकेशन के इस क्राइटेरिया के बाद ऑटोमेटिकली अब बेकार है कि तीन लगाए तो तीन हेलोजन लगाए तो ट्राइहाइलाइड, तो उसके लिए नाम वाम के लिए कुछ ट्रिक है नहीं। अब कहता है कि जी क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया मैं और क्या बनाने जा रहा हूँ, कहता बना भाई कि आपका एक्स, आपका हेलोजन कैसे कार्बन पे लगा। कैसे कार्बन के नाम पे तो हमने पढ़ा था कि भाई कार्बन दो तरह से हमने करे थे, या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन, और या फिर पढ़ा था sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो वो क्लासिफिकेशन कैटेगरी में ले जा रहा है कि अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, आपका हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा, तो अभी हमने जो ऊपर करे अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि तीनों एल्काइल हैलाइड्स ही हैं, तीनों में हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर ही है। और बस फर्क क्या है, पहले को बोलूंगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरे को सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और तीसरे को, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन को छू रहा है वो सिर्फ एक कार्बन को टच कर रहा है तो इट इज प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन को छू रहा है, दोनों जगह सी लगा दिया, हेलोजन जिस कार्बन को छू रहा है वो कैसा है टर्शरी, हेलोजन जिस कार्बन को छू रहा है वो कैसा है सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत। फिर हमने कल लेमिनेटेड पेज, बार बार लेमिनेटेड पेज समझ गए ना, लेमिनेटेड पेज, ये वाले का नाम एल्काइल एलाइल था, ये वाले का नाम एलाइल था। अब यहाँ जरा सा जागना, अगर मैं यहाँ Cl लगाता हूं तो इस कंपाउंड का नाम एल्काइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या इसका नाम एलाइल क्लोराइड? नहीं, लेकिन इन दोनों के खानदान का नाम एलाइलिक हैलाइड है। अब इसमें उड़ जाते हो आप कई सारे जने, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। एलाइलिक हैलाइड इज अ फैमिली, एलाइल हैलाइड इज अ कंपाउंड। कैसे कंपाउंड, वो तो समझ आ गया कैसे। फैमिली क्या है, तो जिस कार्बन पर एक्स लगा है वो sp3 है, जिस कार्बन पे एक्स लगा है वो sp3 है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को कौन छू रहा, डबली बॉन्डेड कार्बन। उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को एक नॉन डबली भी छू रहा, लेकिन एक कौन छू रहा, तो ये वाली जो कार्बन है, इस कार्बन ने अपना नाम रखा एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन ने अपना नाम रखा एलाइलिक कार्बन। तो इन दोनों कंपाउंड से अपना नाम रखा कि हम एलाइलिक हैलाइड्स, हमारा नाम नहीं है, हम एलाइलिक हैलाइड्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो क्या बढ़िया बात इसमें हम करते थे कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो क्या ये एलाइलिक हैलाइड है, आरोजन जी? हाँ है, क्योंकि X एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक डबली बॉन्डेड कार्बन को छू रही है, तो दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, दिस कंपाउंड इज एलाइल हैलाइड, नहीं दिस कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। अब ये कल कौन था हमारी लेमिनेटेड पेज पर, बेंजाइल। अगर मैंने यहाँ एक्स लगा दिया तो दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैं यहाँ पर CH2 का एक H हटा के CH3 रख दूं, तो क्या ये बेंजाइल हैलाइड? नहीं। क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड? हाँ। तो बेंजाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में फर्क समझ गए। बेंजाइलिक हैलाइड इज अ फैमिली एंड बेंजाइल हैलाइड इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए क्या कहानी बनाई कि जिस कार्बन पर X लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस बार वो टच कर रही है किसको, बेंजीन रिंग को। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज टच कर रही थी,
डबली बॉन्डेड कार्बन को, तो कई जने इसमें आके कंफ्यूज होता है, और यही सबसे ज्यादा पूछता, अगर वो पूछ रहा होता तो ये फोटो बना दी। अब वो क्या सोच रहा है, ये सी एक्स एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा है और ये जिस सी को छू रहा है डबली बॉन्डेड है, तो उसको डबली बॉन्डेड नहीं मान रहे। क्या है नहीं क्या सर, है लेकिन मान नहीं रहे, इसको क्या मान रहे, एरोमेटिक रिंग। बेंजीन का डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शंस दिखाना पसंद नहीं करता, क्या पसंद करता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पसंद करेगा, ये एडिशन। तो बेंजीन कुछ विचित्र प्राणी हो गया था ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, तो इसलिए ये कंपाउंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक कार्बन वर्ड क्लियर हो गया, एलाइलिक कार्बन वर्ड क्लियर हो गया। ऐसी एक बचकानी सी चीज पूछ सकता है, व्हाट आर एलाइलिक हैलाइड्स, या सिंपली पूछ ले व्हाट इज एलाइलिक कार्बन, या वो पूछ ले 2-3 फोटो बना के कि क्लासिफाई देम, आइडेंटिफाई देम एज बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड करके, कुछ हो जाएगा पक्का। देखिए सर, नेक्स्ट कैटेगरी उसने बनाई कि एक्स को टच कराना है किस पे, जो मैंने पिछले पेज पे किया, मैं बोलना भूल गया, मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा अगर आ जाए तो। जहां जहां एक्स लगा है वहां वहां OH लगा दूं। ये एलाइलिक एल्कोहल्स, ये बेंजाइलिक एल्कोहल्स, और स्पेसिफिकली एलाइल एल्कोहल, स्पेसिफिकली बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं इस वाले पार्ट में भगा दूंगा, समझ गए ना, तो एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कहता है एक्स इज ऑन, तो इसका नाम कल लेमिनेट पेज पर विनाइल था और इथिनाइल भी था, तो विनाइल पर मैं एक्स लगा दूं तो दिस इज विनाइल हैलाइड, दिस इज विनाइल हैलाइड। लेकिन अगर मैं ये एच हटा के यहाँ CH3 कर दूं तो अब ये विनाइल हैलाइड नहीं है, अब ये विनाइलिक हैलाइड है। तो विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड्स में एक्स डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन पे होता है, तो बताइए ये भी विनाइलिक हैलाइड हो गया या नहीं। बोला तो बेंजीन रिंग आती है, वो डबली बॉन्डेड बॉन्डेड वाली बातें बोल जाता है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि बेंजीन आ गया, एक आवाज भी आ गई बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल के लिए तो बेंजीन रिंग पर एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अलग से होना चाहिए, उस पे एक्स होना चाहिए। ये कौन है, बेंजाइलिक हैलाइड भी है और बेंजाइल हैलाइड भी है। ये मेरा इसी का नेक्स्ट किस्सा हो गया, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड जब एक्स डायरेक्ट इसको छू रहा है एरोमेटिक रिंग को, तो हमने बोला एराइल हैलाइड, या फिर इनका एक नाम होता है हेलो एरिन्स, HALO, हेलो एरिन्स। विनाइलिक हैलाइड क्लियर। अब बस ये बता दो पेपर में, मुझे लगता है अगर डाले तो ये वाला सबसे दमदार है, इन दोनों के खानदान का नाम बताओ। ये वाला एलाइल हैलाइड या एलाइलिक, एलाइलिक, और ये वाला बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। सबको क्लियर। नेक्स्ट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, GM। अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे पहला मेथड कहता है कि जी फ्रॉम एल्कोहल्स, वो क्या कह रहा है, फ्रॉम एल्कोहल्स। और फ्रॉम एल्कोहल्स में मैंने आपको एक नंबर 2 की ट्रिक दे दी थी, अब उस ट्रिक्स पे जरा ज्यादा ध्यान रखना, तो थोड़ा बड़ा होने की संभावना ज्यादा। क्या ट्रिक दे दी थी, एल्कोहल के OH और कार्बोक्स, जो इसका टॉपिक नहीं है लेकिन ट्रिक मेरे पूरी ऑर्गेनिक के लिए जनरलाइज है, एल्कोहल के OH को और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को कोई हेलोजन की सोर्स मिले, हेलोजन की सोर्स मतलब दूसरा रीजन, दूसरा कंपाउंड जिसमें X है, वो बोल दो जी हेलोजन की सोर्स है, तो वो एल्कोहल अपने OH को किक मारता और उस X को इनवाइट करता कि तुम आके यहाँ मेरे से चिपक जाओ, और COOH भी अपने OH को किक मारता और कहता कि जी OH हट जा, तो X आके यहाँ लगेगा। बस इसमें एक्सेप्शन HVZ रिएक्शन थी, हेल्वलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पे Cl2 या रेड फास्फोरस या Br2 रेड फास्फोरस लेते थे, तो ये OH नहीं हटता, इसमें से एक H हटता है। तो टेंशन नहीं लेनी, जब हम आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो तभी मिलेगा। लाल तक जनरलाइजेशन कर लें, बस उस एक्सेप्शन को पढ़ लेंगे एसिड्स के लिए। अल्कोहल में तो वो भी नहीं है। क्या आया सर, किसके OH हट जाएंगे, अल्कोहल के। और अब हेलोजन की सोर्स कौन, कहता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। X2 का नाम मेरी बुक वाला तो यहाँ पे Br और I दे रहा है, बाकी सब वाले Cl भी दे दे, फिर PCl3, फिर PCl5, फिर SOCl2। अब पी ब्लॉक मेरे कोर्स में रहा नहीं तो इससे रिलेटेड और कुछ कहानियां होती। अब इसका नाम मुझे अक्सर भूल जाया करता हूँ, थायोनाइल क्लोराइड, इसका नाम थायोनाइल क्लोराइड। और सोर्स कौन हेलोजन की, HX, HCl, HBr, HI कुछ। अब HX अगर है तो कॉमन सेंस जरा सी लगा लो, उससे लिंक बन जाएगा OH, और इसका क्या हटेगा फिर, तभी तो वहां से X आ सकेगा। तो वाटर हट रहा, तो वाटर हट रहा तो साथ में कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दें, वाटर हट रहा तो साथ में कोई, वैसे तो ज्यादा पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन के H2SO4 है, वो जरा मुझे अजीब लगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या याद है, ऐसा नहीं था कि HX भी एसिड और साथ में H2SO4 भी एसिड, दो एसिड का मिक्सचर तो ये नाइट्रेशन में यूज करते थे, NO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ नाइट्रेटिक मिक्सचर H2SO4 नहीं था। दूसरा मुझे याद आया कौन था, एनहाइड्रस NCl2, मैक्सिमम टाइम यही दो है, आखिर में जाके एक बार P2O5 आएगा, अदरवाइज या तो कांग्रेस H2SO4 मैक्सिमम टाइम्स, और कभी कभार इनमें से कोई भी मिल गया तो ओ एल्कोहल अपने OH को हटा के अपने से X चिपका लेगा। अब ये तो देख के पता चल जाएगा ना जब वहां लिखा है कि कौन सा X है,
कि जी HCl आया और मैंने Br चिपका लिया, इतनी कॉमन सेंस हमारे में सब में है। अब यहीं पे रुक के कहता है कि जब ये रिएक्शन करोगे इनमें से किसी से भी, तो ये एक चीज देखने को मिलेगी, यानी टर्शरी अल्कोहल अपने OH को सबसे जल्दी धक्का देगा, सेकेंडरी उससे, और प्राइमरी सबसे मुश्किल। कैसे याद रखूं मुझे पता नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन मैंने बोला OH नेगेटिव हटा तो C पे पॉजिटिव जैसा आया, पॉजिटिव जैसा C, यानी कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन टर्शरी वाला बन रहा होगा, तो इसलिए वो सबसे पहले बनने को तैयार हो गया होगा टर्शरी वाला कि मैं तो इससे वैल्यू में बन जाऊंगा, हालांकि है नहीं कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा। इस बात से मुझे याद आता, अच्छा है सबसे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर ये बार बार आएगी और कई सारी चीजों में भी फंडा, HX के नाम पर मुझे HCl, HBr और HI से बातें कराएगा, HF से तो कभी कराएगा ही नहीं। क्यों नहीं कराएगा, वो पढ़ लेंगे कि वहाँ पे वो रिएक्शन वायलेंट वायलेंट कुछ हो जाती है बॉन्ड वॉन्ड का। इन तीनों में वो कंपैरिजन कराया करेगा, तो इन तीनों में रिएक्शन फास्टेस्ट कौन दिया करेगा, अगर तीनों की कहीं भी हो रही है तो HI दिया करेगा। रीजन क्या होगा, मेरे समझने के लिए, मेरे याद रखने के लिए तो है कि HI का बॉन्ड बड़ा है। कैसे याद आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या कराया मैंने 17 ग्रुप में हेलोजेंस का साइज दिखाया, क्योंकि वो मुझे पता नीचे जाने से साइज ग्रुप में बढ़ते हैं, तो जब बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड भी बड़ा होगा। बोलूं कंचा बॉल बस क्लियर। तो HI का बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी, लंबा बॉन्ड है तो तोड़ना आसान। तो मेरे को अगर वो पूछे जी ये सबसे इजीली रिएक्ट क्यों करता है, तो मैं ये नहीं लिख के आऊंगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, बिकॉज इट्स मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मैं लिख के आऊंगा बिकॉज ऑफ इट्स मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी। पकड़ के रख लेना, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो मैक्सिमम कॉपी में लिखा था बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, नहीं क्या लिखना, वो अपने ये समझने के लिए है, याद रखने के लिए है कि भाई बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी। तो मैं, अरे दो दोस्त हैं सारा दिन साथ साथ घूमते हैं चिपके चिपके, उनकी दोस्ती तोड़ना मुश्किल है। दो दोस्त है खूब बड़ी रस्सी बांध के एक दूसरे से घूमते हैं, तो उनकी दोस्ती तोड़ना सिंपल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कहानी क्या निकल के आती थी, तो SOCl2 की निकल के आती थी और एक और निकल के आती थी HBr की। तो SOCl2 की कहानी तो क्या है, जब एल्कोहल SOCl2 से रिएक्ट करता है तो अपने OH को किक मारेगा, हेलोजन के नाम पे Cl दिख रहा है, Cl पकड़ेगा, लेकिन इसमें साइड प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन ये रीजनिंग में पूछते हैं कि जी एल्कोहल से अगर मुझे एल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो मैं थायोनाइल वाले क्लोराइड वाली रिएक्शन को प्रेफर करता हूं, क्यों? तो क्या जवाब देता है बुद्धू बनाने के लिए, साइड प्रोडक्ट्स बीइंग गैसियस लीव द कंटेनर। रिएक्शन होने के बाद साइड प्रोडक्ट अपने आप रिएक्शन वेसल छोड़ के भागते रहेंगे, और किसी रिएक्शन में क्या होगा, साइड प्रोडक्ट भी वहीं बीकर में पड़ा होगा, तो उसको फिर प्योरीफाई सेपरेट करना मुश्किल काम हो रहा होगा, एक फालतू काम हो रहा होगा, यहाँ वो फालतू काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइड प्रोडक्ट बीइंग गैसियस लीव द कंटेनर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर आपको HBr से रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन हो जाएगा नो डाउट, RBr बन जाएगा, लेकिन HBr बहुत महंगा है, बना बनाया HBr बाजार में महंगा है, तो हम क्या करें, NaBr सस्ता है, H2SO4 सस्ता है, बीकर में HBr ना डाल के NaBr और H2SO4 डाल दें, NaCl और H2SO4 डाल दूं तो HCl बन जाएगा अंदर, लेकिन HCl पहले ही सस्ता है तो इसलिए वो कह रहा है नहीं, HBr महंगा है, तो हमने क्या डाला, तो यहाँ पे एक लाइन वो एक वर्ड यूज बोलता है, मैंने बीकर में अल्कोहल डाला, HBr डालना था, बाजार में रेट पता करे बड़े महंगे मिले, तो मैंने उसकी जगह लाके, तो ये अंदर वहीं रिएक्शन की साइट पर बीकर के अंदर ही, उसको बोलता है इन सीटू, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया था, एट द साइट को इन सीटू, सीटू की स्पेलिंग इन सीटू, HBr इज फॉर्म्ड, वहीं साइट पे बना और रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट कर गया तो पता ही चल गया क्या बनना। अब वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपकी इंटेक्स क्वेश्चन में भी है कि अच्छा ऐसा है तो फिर खेल मिल गया से, तो HI की जगह मैं NaI और H2SO4 डाल लूं, इससे क्या बन जाना चाहिए HI, और इससे HI बन जाए तो वहां RI, वो कह रहा है यहाँ RI नहीं बनेगा, यहाँ HI नहीं बनेगा। तो यहाँ जरा सी केमिस्ट्री गहरी वाली है, भूल गए हूँ, ऑक्सीडेशन इज, गलत कर दिया, दो नहीं हो गया, रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो तय ये हुआ था कि एस गायब कर दो, ऑयल और रिग, ऑयल जहां से निकलता है पेट्रोलियम उस जगह को रिग कह सकते हैं, कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन इज कॉन्क H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, कॉन्क HNO3 खूब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जिन्होंने पढ़ा हो, ग्लूकोज का HNO3 से ऑक्सीडेशन कराया था, टॉप वाला CHOB और बॉटम वाला CHOH भी दोनों COOH में बदल गए थे एक झटके में, आ गया याद। तो HNO3 तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉन्क H2SO4 भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉन्क H2SO4 नाम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NaI को ऑक्सीडाइज कर देता है, NaI में क्या आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया तो, ऑक्सीडेशन हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आई नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आया, तो आप कह सकते हैं जी यहाँ पे फिर Br नेगेटिव से Br2 बन जाना चाहिए था। तो अब मुझे वहां बेसिक केमिस्ट्री उठा के लानी है, Br नेगेटिव और आई नेगेटिव किस में से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है, क्योंकि आई नेगेटिव का साइज Br नेगेटिव का, तो आई नेगेटिव में से
इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है, तो कौन H2SO4 Na के I नेगेटिव को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्वेश्चन है कि जी आपको अगर Ri बनाना है तो कैन वी यूज द मिक्सचर ऑफ Na एंड H2SO4, या वो कहते कैन वी यूज द मिक्सचर ऑफ Ki एंड H2SO4। तो ये बात बोलनी भूल गया इस बार। मैं पूरी ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन सोडियम या सोडियम कंपाउंड से करा रहा हूँ, तो डिट्टो वही रिएक्शन पोटेशियम कॉन्वेंट से हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे उसने मेरा ख्याल एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन छपा उसने तो किया ही दिया कि Ki के H2SO4 से रिएक्ट करके के साथ यूज कर सकते हैं क्या ROH का Ri बनाने के लिए। तो जी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि H2SO4 reacts with NaI to give I2, H2SO4 oxidizes NaI to give I2 instead of giving HI। बढ़े एल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट मेथड बोलो सर जल्दी, यहाँ तक का काम हो गया क्या? एल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स थे, और बहुत सारे मेथड्स में पहला मेथड जो था वो क्लास 11th का, क्लास 10th का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। एल्केन्स का क्या? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के ऊपर याद हो रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे। क्या मुझे याद रखना है? X2 कौन होगा मेरे यहाँ पे? Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या यूवी या हीट क्या पैदा करता है, क्या जनरेट करता है? X डॉट। तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, यूवी और यूवी प्रोड्यूसेस X डॉट। और X डॉट की क्या ट्रिक थी? वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को छूने वाले H को धक्का देकर उसकी जगह आकर लग जाता था। क्या लिखा हमने वाला? X2 in presence of heat or light produces X dot which substitutes H dot at। अब बात बढ़िया से चल रही है। जब H dot सब्स्टिट्यूट होना है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का, तो अगर मेरे एल्केन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों कार्बन है, हो गई क्या? देखो जल्दी जल्दी, सब sp3 है। Cl डॉट आ रहा है, किसका H डॉट हटेगा सबसे पहले? मेरे से वो सचमुच में खूब सारे H है ना, इस पे 3H, इस पे 3H, इस पे 1H, इस पे 2H, इस पे 3H, सचमुच में वो सारे H सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर। लेकिन वो कह रहा है जी मेरे को मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बताओ कौन सा बनेगा। तो मोनो भी कई सारे बन सकते हैं। यहाँ का Cl लगाऊं H हटा के तो अलग, यहाँ का, यहाँ ना हटा के यहाँ का लगाऊं तो, यहाँ का लगाऊं तो अलग, यहाँ का लगाऊं तो अलग, और यहाँ का लगाऊं तो सेम, इन दोनों का सेम। तो इन चारों से अलग अलग मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे तो मेजर वाला ही बताओ कौन है। तो मेजर इज दिस वन। क्यों? 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। अगर कहीं ऑप्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी के, तो सेकेंडरी मेजर हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन समझ आ गया? रिएक्शन तो आपने कोई लिखी नहीं। 10th क्लास, पहले CH3Cl, फिर एक और बार CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर और साइड प्रोडक्ट खूब सारा, क्योंकि जो H निकला वो और जो बचा हुआ Cl है वो बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं, मिक्सचर मिल रहा। खास क्या था? अगर ये एक्सेस में हो जाए, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो Cl तो बार बार रिएक्ट करने के लिए है नहीं, ये वाले साहब मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि इससे बनने के लिए तो और Cl चाहिए, लेकिन Cl तो शॉर्ट है। और अगर Cl2 एक्सेस में हो जाए, CCl4 विल बी द, रट्टा नहीं मारना, समझ आया नहीं? Cl2 एक्सेस में है तो बार बार क्लोरीनेशन कराता रहेगा, तो फाइनली अगर CH4 एक्सेस में है तो CH3Cl बन के रह गया, वो ढूंढ रहा, और Cl2 मिल जाता तो मैं CH2Cl2 में बदलता, Cl2 मिल ही नहीं रहा। रेशियो वेरी करने से किसकी? रिएक्टेंट्स की। मैं अपना मेजर प्रोडक्ट वेरी कर ले रहा हूँ या नहीं कर ले रहा हूँ? तो इस मेथड से हेलो कंपाउंड बनाना प्रेफर, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा होगा ज्यादातर। अब यहीं पे कुछ खास और भी बताया था क्या एनसीईआरटी से अलग? ये का नाम प्रोपीन एल्कीन, अगर मैं बस Cl2 कर दूंगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ClCl ऐड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन भी रोया, और तो दोनों को चुप कराना है। तो 10th याद आ गई हो? 10th क्या कर रही है सर इसमें? 10th ये कर रही है, अगर याद आ गई हो। क्या? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डालने से ब्रोमीन का कलर गायब, ब्रोमीन गेट्स डीकलराइज्ड। याद आ गया? अब अगर इसमें मैंने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर दिया था तो क्या कोई नई बात बोली? अभी बॉक्स में नहीं लिखवाया। Cl2 in presence of heat or light produces Cl dot, Cl dot substitutes H dot at, तो ये तो sp3 नहीं है, ये वाला sp3 है। और अगर इसमें H dot यहाँ से हट भी जाएगा तो एक चीज और क्या समझ सकते हैं, इसमें से H dot हट गया तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डॉट, इसका H dot हट जाए तो यही बनेगा या नहीं? और ये फिर ये डॉट इस डॉट से क्या कहेगा? उसका साथ छोड़, मेरे साथ बॉन्ड बना ले, और वो उसके बहकावे में आ जाता है। तो क्या ये बन गया? सोचो जल्दी। ये डॉट और ये डॉट ने बॉन्ड बना लिया, तो इसका ये वाला जो डॉट है ये
खाली होकर इस पे बैठ गया, तो ये क्या हो गया दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो बहुत स्टेबल होते हैं, तो यहाँ जो कार्बन फ्री रेडिकल बना वो प्राइमरी है क्या? एक ही सी को तो छू रहा है, तो वो प्राइमरी होने के बावजूद भी खूब स्टेबल ड्यू टू, जिन्होंने करा हुआ है याद आ गया होगा इंटेक्स का एक क्वेश्चन, रिंग बना के यही फंडा लगना हुआ। नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं कि इलेक्ट्रोफिलिक के साथ हमेशा सब्स्टिट्यूशन चिपके, इट इज द केस ऑफ। तो इसमें से पहले Cl2 पिछले साल का अगर नोट्स का याद दिलाऊं तो वहां पे Br2 लिखा हुआ है। तो क्या हुआ था बीच में, ये जेईई मेंस में आया, ये अजीब चीज बनती है साइक्लिक हेलोनियम, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो कौन आया पहले? Br प्लस, और फिर अगले स्टेप में आएगा Br नेगेटिव। तो ये बॉन्ड ऐसे सोचो इधर आ जाए, ये बॉन्ड, तो इस Br को यूटिलाइज कर देगा और उस C पे, उस पॉजिटिव पे फौरन कौन चिपक जाएगा? Br नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, बोलिए समझे क्या? तो एल्कीन से हेलोजन कंपाउंड के नाम पर ये किस्सा बना दूं तो अलग बात है, मोनो हेलो कंपाउंड। अदरवाइज मैं रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहा हूं तो डाइहेलाइड बनेंगे, 2x आएंगे जब डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डाइहेलाइड ही बनेंगे, मोनो नहीं बनेगा। आया? तो एल्कीन से हेलोजन कंपाउंड के नाम पर डाइहेलाइड बनेगा, और वो भी विसिनल डाइहेलाइड, क्योंकि हमेशा दो एडजेसेंट कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड के साथ, हमेशा एक जनरलाइज बात, रेजोनेंस रेजोनेंस से अलग अलग किस्से कहानियां होती रहती हैं, वो सब बात की बातें। हम हो गया क्या सर? एल्कीन से क्या होना? डायलो, विसिनल डायलो। एल्काइन नहीं बता रहा, बताइए दो क्या होगा? टेट्राइलाइड, क्योंकि दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 2x इस पे आएंगे, 2x उस पे आएंगे, तो इससे आप मोनो नहीं बना पा रहे, इससे आप डाई नहीं बना पा रहे, इससे सीधा, तो वो आता नहीं है, वो पूछता नहीं है, मोनो वाली ज्यादातर आते हैं, हद हद डाई का आगे। फिर हमारी हेडिंग तो बनी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें आज हमने जो पहली रिएक्शन की थी, क्या? क्लोरीनेशन। तो अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लूं और उसका क्लोरीनेशन कराऊं, तो शर्त क्या है? क्या शर्त है कि साथ में, अभी पिछले पेज पे क्लोरीनेशन करा, FeCl3 का नाम लिया क्या मैंने? ना एल्केन्स में लिया, ना एल्कीन्स में लिया, ना एल्काइंस में लिया। अगर एरोमेटिक है तो क्यों? FeCl3 तो था जो Cl2 को, FeCl3 लुईस एसिड था, वही Cl2 को बहकाता था। Cl2 सगे भाई, ट्विंस, फिर भी दुश्मनों को एक दूसरे के क्या बन गए? नहीं, इस होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होना चाहिए था ना इसमें, तो Cl डॉट बनने चाहिए थे, फिर भी ये Cl प्लस, और तो किसका रोल? तो एरोमेटिक के साथ। और कुछ लोग, कुछ बुक तो साथ में ये भी लिखती हैं लो टेम्परेचर, समझ गए? हीट नहीं हो जाए, डार्क लाइट ना हो जाए कि पता चला Cl2 ने Cl डॉट बना लिया, और Cl डॉट बना लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिएक्शन नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में केस क्या हो गया? फ्रॉम, उसमें क्या कराना मुझे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें काम की बात एक जो होती थी वो ये, साहब का नाम टॉलुइन, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इससे बोलूं तेरा क्लोरीनेशन में करा रहा हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट कुछ, और इससे मैं बोलूं तेरा क्लोरीनेशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क, तो क्या फर्क होने वाला है? ये कहेगा भाई मैं तो Cl डॉट ही बनाऊंगा, और क्योंकि मैं Cl डॉट बनाऊंगा तो वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर ही H डॉट हटा के आएगा, तो क्या बना? CH2Cl आ गया, बेंजाइल। अगर मैं एक बार और करा दूं CHCl2 बेंजल डाइक्लोराइड, एक बार और करा दूं बेंजो क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, मुझे जरूरत पड़ेगी एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी, उन दोनों की। और ये है तो ये क्या बोलेगा भाई मैं तो Cl प्लस ही दूंगा, तो Cl प्लस ही देगा तो भाई कहाँ जाएगा? इसका एक H हट के, H प्लस हट के Cl प्लस लग जाएगा या नहीं? कहाँ लगेगा? बेंजीन रिंग पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? बेंजीन रिंग का H प्लस हटता है। अब ये बोला जी मेरे तो 5 H प्लस है कि नहीं 5, कौन सा हटाओ? तो कल वाला डिब्बा याद आ गया, बोला CH3 में तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूँ, इसमें से पैदा होके कौन आ रहा है? इसमें से पैदा होके आ रहा है Cl प्लस, तो CH3 कहेगा Cl प्लस साहब आओ पधारो, कहाँ बैठो? मेरी ऑर्थो पोजीशन पर और मेरी पैरा पोजीशन पर। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड दिस इज पैराक्लोरोटोलुइन, है तो हेलोजन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स के किस्से खत्म हो गए। नेक्स्ट किस्सा क्या? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, वो सब करा दिया। नेक्स्ट इज सेंडमेयर्स वगैरह वगैरह, तो चमकाइए BDC साहब को। BDC इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बोली पहले मुझे बनाओ, तो BDC कभी भी बाजार में बना बनाया नहीं बिक रहा, लैब में बना बनाया नहीं रखा। देखो जी एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई, एल्कीन में अभी हमने ब्रोमिनेशन तो करा दिया, उससे तो सीधा विसिनल बनता था। अगर मोनो बनाना है तो क्या करें? इंपॉर्टेंट बात बहुत, Br2 के बजाय HBr, या इन जनरल बोलूं HX, तो जो इसको ऐड करने जा रहा है में तो कुछ ऐड ही होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है और वो अपने से दो चीजें चिपका लेते हैं दोनों, तो एडिशन रिएक्शन। तो जब मैं एल्कीन में कुछ ऐड करने जा रहा हूं तो इस ऐड करने वाली चीज को बोलते थे एडेंडम, तो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट गोज टू डेट अनसैचुरेटेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ H, तो क्या मतलब? CH3CHBr आ गया। तो जो मैंने लगाया अभी उसका नाम मार्कोनिकोव्स, कुछ लोग डबल F भी लगाते हैं,
रूल है। बोर्ड का पेपर है क्योंकि इतनी थकी थकी बात भी पूछने, व्हाट इज मार्कोनी ऑफ क्लियर एग्जांपल, फ्री का नंबर क्वेश्चन उछाल देते हैं वो। क्या लिख के आना, व्हेन अनसिमेट्रिकल अडेंडम, अनसिमेट्रिकल अडेंडम, क्योंकि अगर ये Br2 होता तो सिमेट्रिकल हो गया। अब प्लस माइनस बन के वो भले ही जा रहे थे, लेकिन एक पे भी Br और दूसरे पे फाइनली Br ही आना था। तो व्हेन अनसिमेट्रिकल अडेंडम इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। यहां से इसको काट रहा हूं तो इधर कुछ और है, अगर दोनों तरफ सेम होता तब आप H इधर लगाओ, Br इधर लगाओ, या Br इधर लगाओ, H इधर लगाओ, नाम वही बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो व्हेन अनसिमेट्रिकल एडेंडम इज एडेड टू, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोस टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन व्हिच हैज, इसका मैकेनिज्म हमने 11th में करा था, मैकेनिज्म नहीं है, कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल जो बन रहा होगा उसमें जाएगा, उस हिसाब से सीन सिनेरियो होगा। तो पहले कौन अटैक करने आएगा, ओरली बोलो, बोला ना भी एल्कीन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। HBr में कौन बनेंगे, H+ और इसका मतलब पहले कौन ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम दे रहा है तो पहले H+ करेगा। तो अब H+ खिसकने के लिए ये इधर भी जा सकता है, तो अगर ये बॉन्ड इधर आ जाए तो क्या बना, CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, और ये बॉर्डर पर बॉन्ड इधर चला जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। बोलो हाँ या नहीं, पाई बॉन्ड इधर गया तो नीचे वाला, पाई बॉन्ड इधर गया तो फॉरन H+ चिपक लेगा, तो H+ यहाँ चिपकेगा इस केस में और H+ यहाँ चिपकेगा इस केस में, और ऐसा होने के बाद अब ये दोनों क्या रह गए, कार्बोकेटायन। तो इन दोनों में से कौन सा बनना पसंद करेगा, क्योंकि और जब ये बनना पसंद करेगा तो अब इस पे अटैक करने के लिए कौन आएगा, इस पे कौन आएगा, Br नेगेटिव, ये वाला वही तो बना, लॉजिक समझ आ गया। नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट व्हिच हैज, खास क्या था, खास ये नहीं था, खास ये था कि अगर इसी HBr के साथ दुनिया का कोई भी पेरोक्साइड लिखा आ जाए, बदमाशी में बोल देता हूँ, हमें तो होगी तभी तो लिखा आएगा, खाली पेरोक्साइड लिखा तो इसको बोल देते हैं जी यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट हो रहा है, यहाँ खराश इफेक्ट हो रहा है, यहाँ एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, और इस बार CH3 CH2 CH2 Br हो जाएगा। तो पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, मार्कोनी ऑफ उल्टा लगने लगता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ unsymmetrical addendum goes to that unsaturated carbon which has more number of H। मार्कोनिक ऑफ में रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बना था, तो टेक्स प्लेस वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और एंटी मार्कोनिक ऑफ में फ्री रेडिकल बनता था C डॉट। चांस बहुत कम है वो पूछेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी मुश्किल पेपर बनाए वो, क्योंकि वो केस स्टडी भी बना रहा है ना, तो केस स्टडी वैसे छूते हुए बना सकता है पिछले 11th और 12th से कुछ मिक्स। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है किसमें, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में, लिखा हुआ होगा नोट्स में, नहीं लिखा तो साइड में चिपका लो, एंटी मार्कोनिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसके साथ में क्या लिख लो, कार्बोकेटायन। ठीक है सर जी, क्योंकि मेरे कन्वर्जन में काम आएगा ना बार बार, मुझे Br इधर लाना या इधर लाना है। और हाँ इंपॉर्टेंट बात, मार्कोनिक ऑफ रूल तो कोई भी अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऐड कर रहे हो उसमें लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पेरोक्साइड इफेक्ट कोई भी अनसिमेट्रिकल पे नहीं लगेगा, सिर्फ, समझ गए। मान लीजिए मैं इसमें पानी ऐड करता 1 मिनट के लिए, तो पानी में नेगेटिव कौन, OH नेगेटिव, तो इस पे कौन आ जाता, OH। लेकिन अगर बोले जी मैं यहाँ पानी ऐड कर रहा हूँ और पेरोक्साइड लिखूं तो इस पे OH आ जाएगा कि नहीं, पानी पे पेरोक्साइड काम, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किस पे काम कर रहा है, HBr पे। ठीक है, BDC बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, एनिलीन, एनिलीन की स्पेलिंग नई और ताजी। ठीक है, किसी के पास तो शायद भी आ गई मेरा ख्याल, एनिलीन, NaNO2, लगभग पक्का सा है, पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा ही जाएगा किसी ना किसी शक्ल में जिसमें आपको डाइजोडाइशन कराना पड़ ही रहा होगा, लगभग ऑलमोस्ट पक्का सा है। 0 to 5 डिग्री लिखना भी जरूरी है, और अगर ये पसंद ना हो तो आइस कोल्ड, पता है बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री, तो आइस, पता नहीं क्या जादू होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे कोर्स में आखिर तक नहीं है, बड़ा मुश्किल सा कुछ होता है, ये बन जाता, प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं है। इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। फोटो ऐसे भी बना सकते हैं, जब जी मैं चार्जेस के साथ दिखा देते हैं, जब जी मैं ऐसे दिखा देते हैं। अब ये BDC साहब पूरी फुल फॉर्म में आते हैं अपनी, और आके कहते हैं देखो मैं क्या क्या गुल खिला सकता हूँ। इसको आपने CuXHX कॉपर सॉल्ट, CuCl HCl, CuBr HBr, और इस चैप्टर से कहीं आगे चला जाऊं CuCN KCN, स्टैंडमेयर रिएक्शन वो भी कहलाएगी, लेकिन इस चैप्टर के काम की नहीं है क्योंकि इसमें मुझे हैलाइड ही बनाने हैं, तो उससे तो CuCN KCN से तो फिर बेंजीनिंग पे CN आएगा, साइनाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो भी ये वाला X है वो यहाँ आके लग जाएगा, CuCl HCl है तो Cl लग जाएगा, CuBr HBr है तो Br लग जाएगा। और अगर मैंने HX के साथ Cu पाउडर ले लिया बस, तो भी ये वाला जो X है ये यहाँ के लग जाएगा। और अगर मैंने इसको Ki के साथ हीट कर दिया तो N2Cl हटकर I आ जाएगा, N2Cl हटकर I आ जाएगा। अब इसमें खास क्या, ये रिएक्शन बोली, मेरा नाम सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो देखो ट्रिक बढ़िया काम कर रही है, 70% 80% की आवाज आ रही है, क्या है, मैंने ट्रिक क्या करी, सैंड रेत, तो पहली बार सुन रहे हो, सैंड रेत,
रेत एक बार को गंदा सा नमक कंपेयर करने की कोशिश करो तो गंदा सा नमक, तो सैंड सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट। और इसका नाम गेटरमेंस, ये गेटरमैन भी बहुत रुलाता है। एक गेटरमेंस स्कॉच रिएक्शन भी है, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो गेटरमेंस रिएक्शन और सैंडमेयर्स रिएक्शन खूब दुखी करती हैं। ये भूल जाते हैं कि किसमें CuHX है और किसमें CuX है। तो सैंड से मुझे याद आता है कि सैंड सॉल्ट, सॉल्ट सैंड वाली में कॉपर सॉल्ट है और गेटरमेंस वाली में सॉल्ट नहीं है, बस कॉपर पाउडर है। इसमें यील्ड, इसका एडवांटेज क्या है, इसमें यील्ड ज्यादा आती है। यील्ड ज्यादा आती है मतलब उतना ही रॉ मटेरियल लेके शुरू हो, लेकिन इसमें प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, उसमें प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनता है। ये एडवांटेज है। ये रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ इससे क्लोरो ब्रोमो बन सकते हैं, आयोडो फ्लोरो नहीं बनेंगे इससे सिर्फ। और ये सेंडमेयर्स रिएक्शन भी नहीं है, ये गेटरमेंस रिएक्शन भी नहीं है, ना मैंने कॉपर सॉल्ट लिया ना मैंने कॉपर पाउडर, ये बिल्कुल तीनों से अलग किस्सा, स्पेशली फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का उधर बेंजीन में भी कुछ किस्सा सुनाया था, याद आ गया किसी को? नहीं कि ये रिएक्शन कैसी थी, रिवर्सिबल थी। तो जो बना आयोडोबेंजीन और HI, ये आपस में रिएक्ट करके फिर से बेंजीन और I2 में बदले जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, वहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिया। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को ऑक्सीडाइज करके H2O और तो लेशातिलियर्स प्रिंसिपल, लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल लगा दिया कि अगर वहां से आप एक प्रोडक्ट को हटाते रहोगे, हटा रहे हो ना मुझे, क्या होगा, रिएक्शन आगे आगे जाएगी। तो बेंजीन से अगर आयोडोबेंजीन बनाना था तो करवाया नहीं गया पहले। तो इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो लिखवाए थे पहले, HiO3 और HNO3, दोनों में से कोई सा एक। तो वो यहीं पे लिखना है एरो पे, सही मायने में समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं। हो गया BDC का किस्सा खत्म। प्रिपरेशन में हमारी दो रिएक्शंस बची, फिंकलस्टीन और फिंकलस्टीन में हमने बोला आपने कोई एल्काइल हैलाइड लेना जिसमें X आइदर इट इज Cl और इट इज Br। अगर आप उसे ट्रीट करते हैं विद KI, एसीटोन नाम के सॉल्वेंट में डालते हैं और रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स पे लाइट चली गई थी। रिफ्लक्स का मतलब मोटे तौर पे बॉइलिंग है। बॉयल आप जो कोई चीज करते हैं तो वेपर्स उड़ते रहते हैं। बस रिफ्लक्स में आप सेटअप क्या कर देते हैं कि जो वेपर्स हैं उन पे कंडेंसर लगा देते हैं, वेपर्स जाते हुए रास्ते में से तो रिफ्लक्स वर्ड क्या देते हैं, हमारे किसी खास काम की बात नहीं, X Cl या Br है उसकी जगह पर I आ जाएगा और साथ में यहाँ K X बन जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली किसके लिए, फॉर आयोडो कंपाउंड्स, फिंकलस्टीन। स्वार्ट्स स्पेशली किसके लिए, फॉर फ्लोरो कंपाउंड्स। अब आपके पास RX के नाम पे कोई है जिसमें XF नहीं है, तो आप या तो AgF से या फिर Hg2F2 से या फिर आप COF3 से और या फिर आप SbF3। सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, इन सब में ही हैलाइड एक्सचेंज होगा, मतलब X की जगह और इनमें F की जगह X आ जाएगा। तो पहले वाले में साइड प्रोडक्ट AgX हो जाएगा, दूसरे वाले में Hg2X2 हो जाएगा, तीसरे वाले में COX3 हो जाएगा और चौथे वाले में SbX3 हो जाएगा। बैलेंसिंग हमें करनी नहीं। खास क्या था जो आज तक इन्होंने पूछा नहीं, खास ये बात थी कि ये वाले जो हैं दोनों स्ट्रॉन्गर फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्गर से मतलब क्या था, अगर आपका ऐसा कुछ है डायहेलो कंपाउंड, डाइक्लोरो कंपाउंड, दोनों Cl की जगह आप ही की झटके में F लाना चाहते हैं, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इनमें से कोई। तो एक से ज्यादा X की जगह अगर F लाना है, तो अगर एक में लाना तो एक में तो ला ही देंगे, जब एक से ज्यादा में ला सकते हैं तो। क्लियर हो गया, बस इसमें इतना सा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल शॉर्ट में बढ़िया वाले अंदाज में, क्या यहाँ से लिखना चाहो लिख लेना, ये और बेटर, ये पहले लिखा हुआ लंबा चौड़ा किस्सा। CH3Cl, C2H5Cl और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनमें कार्बन एक ही है, मतलब एक कार्बन के साथ Cl और F चाहे कितने हो, एक Cl एक F बाकी दो H, समझ गए, दो Cl एक F एक H, तो वो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने कार्बन वाले, एक कार्बन वाले, आर गैसेस, और इनके सिवा बाकी सब लिक्विड या सॉलिड। इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे उसने बहुत सारा किस्सा दे रखा, अगर आपको याद हो, बॉइलिंग पॉइंट पे खूब सारा किस्सा क्या सुना रखा कि हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन कंपाउंड का ज्यादा होगा। मतलब वो कैसे, मिथेन और क्लोरोमिथेन में किसका ज्यादा होगा, क्लोरोमिथेन का होगा। एक तो उसमें थोड़ी पोलैरिटी भी आ गई होगी, पोलैरिटी आ गई होगी या नहीं, और H हट के Cl आया तो Cl का साइज, तो साइज बढ़ा, तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा, तो लंडन फोर्सेस, जब पानी उबाला था तो उसके बॉन्ड्स तोड़ दिए थे या नहीं, तोड़ दिए थे ना उबालते हुए। बॉइलिंग का बॉन्ड एंथैल्पी से, बॉन्ड लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है। बॉइलिंग में मतलब किससे होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स से मतलब होता है, बस। क्लियर हुआ है वाला पॉइंट या नहीं? नेक्स्ट, अगर आपका आर सेम है, समझ गए, आर सेम है, हेलोजन बदल रहा है, तो सबसे ज्यादा आयोडो का, उससे कम ब्रोमो का, उससे कम क्लोरो का, उससे कम क्लोरो का। क्यों, फिर से आर तो सेम है
फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का और बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा और आयोडीन का और बड़ा, तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा आयोडो वाले में हो गया होगा, तो वहां पे लंडन फोर्सेस सबसे, वेंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा हो गई होंगी। आया समझ? तो ये क्वेश्चन बड़े आसान से, छोटे छोटे से। C2H5Cl और C2H5Br में किसका बीपी ज्यादा है? 1 मार्क्स में आ रहा, तो C2H5Br का। इफ सेम X बीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल सी बात है लगी क्या? CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, X तो सेम है, क्या हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ना ही था। अब भी नहीं आया क्या? डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग का क्या मतलब? अगर आपके पास ये है और अगर आपके पास ये है, तो किसका बीपी ज्यादा होगा? ऊपर वाले का, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से, याद है वो कहानी रस्सी वाली। फिर बीपी, ये हेलो कंपाउंड, डाई हेलो एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये 3 कंपाउंड है, सरफेस एरिया के एंगल से सोचें तो लगभग लगभग, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, सेम सा ही होगा। तो कह रहा बीपी तो कंपेरेबल है, लगभग सेम सा है। मेल्टिंग पॉइंट पे फोकस करता है, और ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में वो कहता है आप सोचिए किसके बारे में, कि इस मॉलिक्यूल में ऐसे काटे तो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा क्या? कोई ऐसा बहादुर हो जी, सी एल कटते हुए सी इधर गिरेगा, एल उधर गिरेगा, तो दोनों साइड सेम नहीं कटा। सीएल कौन है? एक एटम है, तो आधा कटेगा तो जो उधर गिरेगा। और अगर मैं इसको यहां से काटता हूँ, इसको यहां से काटता हूँ तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, इसको यहां से काटता हूँ तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। तो इन नहीं क्यों, यस मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनमें एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसमें वो ज्यादा मोस्ट सिमेट्रिकल। मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या देखते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, वो सरफेस एरिया, ये वो सब बात की बात, 2 मॉलिक्यूल्स के। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल में कितनी सिमेट्री है। जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा वो उतना ज्यादा क्लोज पैक्ड होंगे। मैंने कहानी सुनाई हुई है सर, मेरे पास सूटकेस है, आपके पास भी होगा। सूटकेस में मुझे ये रखने हैं, ये कबाड़ी बाजार से मैंने सरिया खरीदा, ऐसे मिला। और दूसरी बार मुझे सूटकेस में ये रखने हैं, कौन ज्यादा आएंगे? कब सूटकेस भारी हो जाएगा? इन्हीं में भारी हो जाएगा। क्यों आएंगे ज्यादा? बीइंग सिमेट्रिकल, उनमें सिमेट्री है, उन्हें आप बिल्कुल बढ़िया से क्लोज पैक कर सकते हो। ये तो उलझ के ज्यादा रह जाएंगे, जगह बीच की काफी खराब हो जाएगी। तो जो जितना सिमेट्रिकल होगा वो उतना क्लोज पैक्ड होगा। तो सिमेट्री किसमें ज्यादा? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के, इसका नाम क्या है? तो वो तो रह गया ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बीइंग सिमेट्रिकल फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लेटिस। अब बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट और, कि अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ाते जा रहे हैं, CH3Cl में एक Cl, CH2Cl2 में कार्बन तो उतने रहे, Cl एक और, CHCl3 में एक और, तो क्या हो रहा होगा? H हटकर Cl आए जा रहे हैं, साइज तेजी से बढ़ रहा होगा, तो वेन डेर वाल्स फोर्स तेजी से बढ़ रही होंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा तेजी से। आ गया लॉजिक, काफी हद तक तो बिठाया जा सकता है आराम से, साइज वाला रटना कम पड़ रहा होगा। फिर डेंसिटी के ऊपर कहता है, क्या गाना गाता है डेंसिटी का? ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो। तो जिनमें एक बी आ रहा है, एक आयो है, लेकिन Cl एक से ज्यादा है, पॉलीक्लोरो, वो सब वाटर से हैवियर है, यानी उनकी डेंसिटी वाटर से। तो थोड़ी सी याद रखने की बात, मैंने कहा आज तक आया नहीं, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन है वो बनता कि जी वाटर और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर में लोअर लेयर किसकी होगी? पॉलीक्लोरो। CHCl3 में कितने Cl है? तो पॉलीक्लोरो नहीं हुआ, पॉलीक्लोरो इज, तो नीचे लेयर किसकी होगी? वाटर की। फिर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ C, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ X, इंक्रीजेज विद एटॉमिक मास ऑफ X। बात पकड़ में आ गई? CH3Cl, CH3Cl और CH3CH2Cl में किसकी ज्यादा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा, कार्बन बढ़ा तो आपको जी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बढ़ गया तो वेट बढ़ गया होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो एक बंदा आके भी तो वॉल्यूम में तो बढ़ गया होगा। अब मास ज्यादा बढ़ाया, वो हम तो इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे पॉइंट याद रखना पड़ेगा। और पॉइंट रखना आसान है, क्योंकि किसी के भी बढ़ने से बढ़ी रही है। कार्बन बढ़ा तो भी डेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ X बढ़े तो मैं पूछूं CH3Cl और CH2Cl2 किसकी डेंसिटी ज्यादा? CH2Cl2 की, क्योंकि उसमें Cl ज्यादा हो गए। और तीसरा क्या? एटॉमिक मास ऑफ X, क्योंकि CH3Cl का में Cl का एटॉमिक मास F के एटॉमिक मास से, और CH3Br की उससे भी ज्यादा। तो ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा कुछ पूछे नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तो समझ आ रहा होगा। हाँ पर कितना आसान है ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना इनके ऊपर। बात आई सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी में कहानी क्या है चारों चैप्टर के लिए? चारों चैप्टर का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा आउटराइटली बिना दिमाग लगाए, हमेशा हमेशा और हमेशा सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल तो कोई बताओ?
तो बेंजीन टॉलुइन सबसे ज्यादा बोले जाता है, बेंजीन टॉलुइन कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन ज्यादातर बेंजीन टॉलुइन बोल के चुप हो जाया करता है। फिर अगली बात आएगी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होना ही होना है, वाटर में होगा या नहीं होगा दिमाग लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या करना है, तो मेरे कोर्स में काम कर रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है या नहीं। अब कहीं होगा फिर जी मैं तो चेक ही नहीं कर पाऊंगा, तो हर बार चेक कर करके दिखाऊंगा ना, तो फिर तो पता लगने लगेगा, मान लो नहीं चल रहा तो। एक मॉलिक्यूल में FO या N होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में H होना चाहिए, FON को डायरेक्ट टच कर रहा हो, तो उस फंडे से दोबारा चेक कर लेंगे। अभी तो आवाज में खो गया हमारी सबकी, जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी नहीं पता चला क्या कह रहे। कोई इशू नहीं है, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा। तो आपके एल्काइल हैलाइड साहब वाटर में मिसिबल नहीं है। अब ये कहता है कि जी बताओ हाथी वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा वहां काम करना नहीं है, कराना नहीं है, करना नहीं है। तो मेरे और दूसरी बात कहता है बताओ घोड़ा पानी में सॉल्युबल क्यों है, जबकि मैंने देखा घोड़ा भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिख रहा, हाथी भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन उसने बोल दिया घोड़ा पानी में सॉल्युबल नहीं है और हाथी पानी में सॉल्युबल नहीं है, घोड़ा पानी में सॉल्युबल है। तो मैंने क्या गाना ये मेरा काम बहुत बढ़िया करता था, अगर मैं पी ब्लॉक भी होता मेरी कोर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे क्या बोलना है, हाथी और वाटर डिसॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन वाले ने बोला बताओ क्यों। तो हाथी जब मेरे पास होगा तो उसमें बहुत सारे हाथी के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाथी के मॉलिक्यूल्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन गया, एक मॉलिक्यूल में FO या N होना चाहिए, शर्त पूरी हो गई। दूसरे मॉलिक्यूल में ऐसा H होना चाहिए जो FO या N को डायरेक्ट छू रहा हो। तो मैंने क्या बोला, हाथी में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे नाम नहीं पता उसका फिलहाल। और वाटर में जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हाथी विल कम इन कांटेक्ट विद वाटर और नॉट। तो इनके बीच में भी कोई दोस्ती होनी चाहिए घुलने के लिए और नहीं होनी चाहिए ना घुलने के लिए। तो क्या गाना गाऊं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या छोड़ो वो एनर्जी के टर्म में भी, interactions between हाथी molecule and water molecule is more than interaction between हाथी and water molecule। ये वही वाला किस्सा हो गया सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल बिहेवियर नॉन आइडियल बिहेवियर वाला। दूसरी तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरेक्शन बिटवीन हाथी मॉलिक्यूल एंड टू ब्रेक वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज, घुलना नहीं है ना, क्यों नहीं घुलना, खर्चा ज्यादा है, और ये खर्च घुलने तोड़ने में खर्चा हो रहा है, कमाई हो रही है, खर्चा हो रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरेक्शन बिटवीन हाथी मॉलिक्यूल एंड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इज मोर देन, जब इन दोनों में दोस्ती होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी इज लेस, इज मोर देन एनर्जी रिलीज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन हाथी एंड वाटर मॉलिक्यूल। और अगर उसने कहा कि नहीं घुलना घुलता है तो क्या कह दूंगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरेक्शन बिटवीन हाथी एंड इज लेस देन एनर्जी रिलीज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन। अब पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, आज से पता ही नहीं क्या चक्कर है। एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर, व्हाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर देन एनर्जी रिलीज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड, एक बार आ गया, आर पार्शियली मिसिबल, व्हाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल एंड टू ब्रेक हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम या is comparable to energy release on interaction between, therefore they are, आ गया जी। तो हम तो किसी को भी घोल देंगे, बस ना घोल देंगे, बस बता देगी घोलना या नहीं घोलना, एक्सप्लेनेशन हमारे से सुन ले, डन। बहुत ही मुश्किल था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आके उसका फेवरेट क्वेश्चन जो है, सबसे फेवरेट रीजनिंग का क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Nu नेगेटिव ने X नेगेटिव को धक्का देकर उसकी जगह ले ली, तो बोलूं सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फेवरेट क्वेश्चन क्या है, व्हाई एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या जवाब, आपने वहां चमका के आना है इसे, ये वाला डिब्बा, इन एल्काइल हैलाइड्स CX बॉन्ड इज पोलर, और पोलर के बाद ये फोटो बना देंगे, क्योंकि बाकी बात ये फोटो अपने आप बोल रही है। क्या बोल रही है बात, कि C पे पॉजिटिव जैसा आ रहा है, इसलिए इस पर Nu नेगेटिव जैसा चिपक जाएगा, अटैक कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ पोलर CX बॉन्ड एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खाली स्टेटमेंट नहीं देना, साथ में ये फोटो में ये दिखने चाहिए, जिससे अपने आप को समझ लेगा कि अच्छा ये दिखा रहा है, इस पे प्लस है इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा।
अब वो कहता है जी इसके किस्से सुनो बहुत से, एग्जाम्पल्स कराओ बहुत सारे। तो एग्जाम्पल्स के नाम पे सारे के सारे एक जगह समेट के लिखे हैं, शायद हमारा टाइम बच जाए। क्या कहता है कि ये आपका आर एक्स है, कोई आप रिएक्ट करा रहे हो विद KOH। KOH के अंदर K प्लस है और OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव इज स्लाइड नेगेटिव है। so OH इलेक्ट्रॉन रिच है और ज्यादा बढ़िया तो इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं तो OH नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव X नेगेटिव को धक्का दे देगा तो प्रोडक्ट विल बी ROH। तो ये मेरे कन्वर्जन में या कहो नेक्स्ट चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का मेथड हो जाएगा। क्या? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, हेडिंग क्या हो जाएगी उसकी? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और एग्जांपल क्या देगा? RX प्लस KOH या RX प्लस NaOH, OH नेगेटिव धक्का दे देगा। ये जो नेक्स्ट वाले साहब बैठे हुए दिख रहे हैं NaOR, तो Na पॉजिटिव OR नेगेटिव, तो नाम सोडियम एल्कोक्साइड। जिनकी कमजोर है केमिस्ट्री, NaOCH3 आया तो सोडियम मिथॉक्साइड मिलने आएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस ईथर में। अगर R जनरली C2H5 आता है तो 10th में भी था C2H5ONa, उल्टा करके लिखा हुआ था सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन? OR नेगेटिव का नाम एल्कोक्साइड आयन, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन? एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन ने X नेगेटिव को धक्का दिया और क्या बना लिया? ROR। और अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको डैश कर दूं तो ईथर, फिर ROR के बाद Na आए तो क्या होगा? RI। और यहाँ पे एरो पे क्या लिखना चाहूंगा? एसीटोन रिफ्लक्स फिंकल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है सर, पढ़ लीजिए तो अभी। फिर NH3 वाली कहानी पर बाद में आते हैं, या को 1 मिनट के लिए। एक और किस्सा क्या था यहाँ नहीं लिखा हुआ, RX प्लस NaSH, Na प्लस पे SH नेगेटिव। नाम कंपाउंड का सोडियम हाइड्रोजन सल स्पेलिंग। आई के बाद क्या बोल रहे हो? T फॉर टाटा या D फॉर दिल्ली? हाँ जी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कहाँ से बात याद रखनी थी? H2S गैस, नाम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नाम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक H प्लस हटा के एक Na प्लस लगा दिया, एक H प्लस हटा के एक Na प्लस लगा दिया तो प्रोडक्ट आपका बन गया RSH और साइड में NaX। तो मैंने सारी कहानी में, इसका नाम क्या था? एल्कोहल, इसका नाम था एल्कोहल, तो इसका नाम थायो एल्कोहल। क्या ट्रिक दी हुई है? क्या नाम ट्रिक दी हुई है? O की जगह S आ जाए तो नाम में थायो जोड़ दो, तो एल्कोहल से थायो एल्कोहल। अब उनका सोडियम थायोसल्फेट भी कर लो साथ के साथ। ये क्या नाम? सोडियम सल्फेट, सबको पता। अब देखा मैंने क्या चाल चली, ए को उसे एस में बदल दिया और डाल दिया, ओ निकाल के एस में बदल के डाल दिया, तो साहब का नाम ऊपर वाले का सोडियम, तो साहब का नाम सोडियम थायोसल्फेट। आगे समझ में? थायो एल्कोहल, मैथमेटिक्स नहीं लगानी, थायो एल्कोहल। और अगर हम यहाँ पर ये कर दे Na2S Na2S, तो नाम क्या हो जाएगा इस बार कंपाउंड का? सोडियम सल्फाइड। अब 2 Na कहेंगे मुझे तो खाने के लिए 2x दो, तो हमने कहा 2x ले भाई। अब 2x ले तो क्या भाग गए? 2NX। यार रोने लगे कितने यार, और उधर रोने लगा एक, तो बीच में कौन? इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था इधर आ गया। अब तक मैंने जितनी रिएक्शन बोली ये सारी एक इतनी सिंगल लाइन की ट्रिक से होती हैं कि मेरे एल्काइल हैलाइड के अगर एल्कली मेटल दिखता है, एल्कली मेटल कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कौन दिखेंगे इनमें से मैक्सिमम टाइम? सोडियम पोटेशियम। तो मेरे एल्काइल हैलाइड को KX को जब भी एल्कली मेटल दिखता है सोडियम या पोटेशियम, तो वो सोडियम या पोटेशियम उस हैलोजन को लेके भाग जाता है। बची हुई चीजें आपस में जोड़ दो, देखो सारी रिएक्शन हो गई। कुछ सिंपल इसी लाइन से हो रही है कि एल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल और हैलोजन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, दोनों में फौरन पक्की से दोस्ती हो जाया करती है। आ गया। अब नेक्स्ट बात थोड़ी सी मुश्किल सी होती हुई, इधर देखते हैं। कहता है अगर आप RX की रिएक्शन NH3 के साथ करा रहे हैं, और NH3 के साथ वो कई बार एल्कोहलिक लिख देता है, कई बार एरो पे OH नेगेटिव भी लिख देता है, तो NH3 के अंदर आपको इमेजिन क्या करना है? ऐसे इमेजिन करना है कि ये ऐसे बनने को तैयार है। उल्टा लिख गया हूं, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी मिर्च डाली जा रही है हमारी आंखों में, बचपन से तो सिखाते आ रहे हैं, बार बार कहते रहे अमोनिया इज बेसिक, अमोनिया इज बेसिक, अमोनिया इज बेसिक। और यहाँ से क्या लेना है? H प्लस, तो इस हिसाब से तो अमोनिया इज होना चाहिए था। अब करते हैं कुछ भी ऑर्गेनिक वाले। तो ये H प्लस साहब ये X नेगेटिव लेके क्या बनाए? HX एसिड,
और क्योंकि H एसिड बन रहा है इसलिए एरो पे जिस रिएक्शन में एसिड निकलने की संभावना हो एरो पे यूजुअली बेस लग देते हैं, जिसमें बेस निकलने की संभावना एरो पे एसिड लग देते हैं, जिससे वो काम आसानी से हो जाए। तो यहाँ क्या आ गया आर पर NH2 साहब का नाम प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन का क्या किस्सा है, ये अमोनिया है, ये RCH और ये RR, जिसका नाम लूं सर वो बोला करो, इस बहाने थोड़ा अच्छा रिवीजन हो जाए। बोलो सर, इन तीनों में तीनों एल्काइल हैलाइड है, क्या फर्क है? अगर मैं इनका पूछूं इन तीनों में क्या फर्क है, कल हमने क्लासिफिकेशन के नाम पे पढ़ा था, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अगर मैं यहाँ OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH कर दूं तो तीनों में क्या फर्क है? पहला प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरा टर्शियरी अल्कोहल है। यहाँ भी NH2, यहाँ भी NH2, यहाँ भी क्या फर्क है तीनों में? सारे प्राइमरी अमीन है। क्या कहानी है? NH3 अमोनिया है, उसका एक H हटकर R बन जाए तो प्राइमरी अमीन। N पर सब में 2H जिंदा है, और जब तक N पर 2H जिंदा है वो सब प्राइमरी अमीन है। ये बोला मैं भी R हो जाता हूं, तब ये सेकेंडरी अमीन है। जब N पर एक H जिंदा रह गया डेट इज सेकेंडरी अमीन। और ये बोला मैं भी R हो जाता हूं, तब है टर्शियरी अमीन। तो ये एमीन्स में और एमाइड्स में गड़बड़ थी, एमाइड्स में भी थी ऐसी गड़बड़। तो एमाइड्स बाद में पढ़ लेंगे जब आएगा, फिलहाल आ गया। अब ये याद हो तो पता चले, नहीं तो फ्यूज उड़ जाना था। फिर से RX साहब आ गए एल्कलाइन मीडियम के साथ। तो अब जब एल्कलाइन मीडियम है तो किसका मन करने लगा बनने का? एसिड का। एसिड कैसे बने? X और एक H बन गया RNRH, सेकेंडरी अमीन। फिर से RX आ गया और क्या लेके साथ में? बेस। फिर से तड़फने लगा, मचलने लगा, कौन बनने के लिए? एसिड। क्या बन गया? RNR, टर्शियरी अमीन। ठीक है, फिर से आ गया RX। एल्कली ले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मेरे को इस बार काम का नहीं है, लेकिन वो लिखता तो लिख देता। क्या बोला? यहाँ तड़फ तो कुछ नहीं राजी को आने के लिए, क्योंकि वहां तो H है ही नहीं। तो N बोला मेरे पास लोन पेयर है, मैं लोन पेयर डोनेट कर सकता हूँ, मैं लुइस बेस हूँ। R प्लस बोला, X नेगेटिव बोला हाँ हम तो तैयार ही है भिखारी बनने को R प्लस साहब। क्या बन गए? RNRR, पहले ही था ये सब। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कौन चिपक गया आगे, और जब ये बन गया तो इस पे क्या आगे बन गया? पूरे पर पॉजिटिव चार्ज। चुपके से साइड में आके किसने बैठना पड़ेगा? तो इसको समेट के लिख दूं क्या? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। बहुत बढ़िया था क्वेश्चन आएगा मींस चैप्टर में एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन इस पे। तो क्या मैं बार बार R दिए जा रहा हूँ, पहले एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, फिर तीन आ रहा है, फिर चार, तो इसको बोलूं एल्काइलेशन। हमने R दे दे के उसे थका दिया, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। तो रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। इसको वो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड भी कहता है। एल्काइल हैलाइड की किससे दोस्ती कराई थी? अमोनिया से, तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड भी कहता है। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। क्यों प्रेफर होना चाहिए? एक बार में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी चारों मिल जाएगी, मुफ्त सेवा, एक के साथ तीन फ्री। तो फिर वही जवाब क्या? डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो क्या क्या मिला? प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शियरी मीन। बोलो क्या मिला? चौथा क्या मिला? इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी क्वार्टरनरी सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मीन एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट। तो क्या NH2 नेगेटिव आया था? न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा हूँ, NH2 नेगेटिव आया था। दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल कौन था? RNH। तो इसमें से H प्लस निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? RNH। तीसरी बार न्यूक्लियोफाइल कौन था? R2N नेगेटिव। चौथी बार न्यूक्लियोफाइल कौन था? यही था पूरा जी, R3N। ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, बाकी उसे थोड़ा हटके काम हो गया। अब कहता है एक और खास काम की बात, RX की रिएक्शन KCN से कराइए, फिर AgCN से कराइए, KNO2 से कराइए, और फिर AgNO2 से कराइए। हमारे लिए तो लगभग एक से ही है ये। पहले का नाम पोटेशियम साइनाइड, दूसरे का सिल्वर साइनाइड, हाँ या नहीं? बोलो इसका नाम पोटेशियम नाइट्राइट, NITRITE, सिल्वर नाइट्राइट। तो ये भी हमें साइनाइड आयन की सोर्स, ये भी साइनाइड आयन की सोर्स, ये भी NO2 नेगेटिव की सोर्स, और ये भी। यहाँ क्या हुआ? RCN, यहाँ RNC, यहाँ। अब इसकी क्या ट्रिक करें? अब ध्यान से पेन रोक के सुनो। ये वाला कंपाउंड यहाँ भी मिलेगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ भी मिलेगा। तो हमने जो लिखे हैं वो लिखे हैं जो मेजर मिलेंगे। इसका नाम साइनाइड, इसका नाम आइसोसाइनाइड, या फिर आइसोनाइट्राइल, ऊपर वाले का नाइट्राइल। आ रहा है क्या? या फिर इसका नाम कार्बाइल, दिख रहा है? बड़ा करो, कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन। इसका नाम एल्काइल, इन सब के आगे भी एल्काइल लगा हुआ है, एल्काइल नाइट्राइट, और इसका नाम नाइट्रो एल्केन।
ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाना, NO2 नेगेटिव को वहां नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। अब कैसे याद रहे कि कौन से वाले में तो साइनाइड है और कौन से में आइसोसाइनाइड है, कौन से वाले में नाइट्रो है और कौन से में नाइट्राइट है। तो एक ट्रिक तो दी थी मैंने, एजी लव्स एन, एजी लव्स एन। कैसे? एजी वाले किस्से में आर ने एन को छुआ, एजी वाले किस्से में आर ने एन को छुआ। दूसरी ट्रिक मैंने की थी, एजी लव्स स्मॉल ओ, स्मॉल ओ जानबूझ के वो छोटा लिखता था क्योंकि ओ छोटा नाम में आ रहा। तो देखो यहाँ नाम में एजी वाले केस में आइसो, आइसो, और यहाँ एजी वाले केस में नाइट्रो। इसमें तो कहीं ओ नहीं है, इसमें कहीं ओ नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों रिएक्शन में ही पहले वाले में CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे वाले में NO2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल्स एग्जाम्पल है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के। जैसे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ रखी है वहां एम्बीडेंट लिगेंड था, तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब पेपर में बड़ा होता है वहां पे व्हाट या गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, वहां लिख के आना आंसर एम्बीडेंट लिगेंड, लिगेंड भी तो था वहां, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड लिख के आ रहा है, तो आगे का पढ़ा ही नहीं। अब उसमें क्या, CN नेगेटिव लिख दिया तो काम कर जाएगा दोनों में, NO2 नेगेटिव लिख दिया तो काम कर जाएगा दोनों में, क्यों नहीं करेगा? NO2 O की तरफ से भी करता है, वहां पे नाइट्राइटो और नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O नाम नहीं पड़े थे, हाँ या नहीं? लेकिन साथ में कुछ और डेफिनेशन भी थी। अब डेफिनेशन वहां एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल डेफिनेशन देख के आ रहा है उसमें एमिडेंट लिगेंड की, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, न्यूक्लियोफाइल पूछा या लिगेंड पूछा, हो गया। अब इससे रिलेटेड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि जी वहां साइनाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों बना और वहां आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों बना। तो क्या गाना गाते हैं उसके लिए? उसके लिए वो गाना गाता है KCN और AgCN, ये बॉन्ड कोवेलेंट तो नहीं होना चाहिए जो मैंने बनाया, क्योंकि के को तो प्लस बनने का शौक है या शेयरिंग करता है, तो ये बॉन्ड इधर आके चल जाएगा, इसके सिर पे ये प्लस है और ये माइनस है। तो साइनाइड आयन हम लिखते ऐसे जरूर है, मैकेनिज्म में आएगी ये बात, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज N पे नहीं है, C पे है। वो लिखने का तरीका है बस एक कि भाई ओवरऑल बाद में लिखा करता ना चार्ज। तो साइनाइड आयन में C पे नेगेटिव है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बना वो ये बना, N पे तो एक लोन पेयर होता ही अगर पता हो ट्रिपल बॉन्ड के बाद। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब ये जब RX के पास अटैक करने के लिए गया, एक्स हट के ही तो आना है साइनाइड, तो जब ये एक्स पे अटैक करने, आर पे अटैक करने के लिए गया, सी पे अटैक करने के लिए गया, तो ये इधर से भी लोन पेयर दे सकता है, और तो इधर से लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा RCN, और अगर इधर से देगा तो क्या बनेगा RNC। तो इसलिए मैंने बोला था वहां दोनों बनेंगे, लेकिन इस केस में CC बॉन्ड बना और इस केस में तो CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो पहले बनता है, ज्यादा बनता है, क्योंकि उसके बनने से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, जितनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी, शांति बढ़ जाएगी। तो मेजर प्रोडक्ट ये बना, तो अटैक इधर की तरफ से हो सकता है। तो इंग्लिश में क्या लिखा था, KCN is predominantly ionic, तो द न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड के बाद ये फोटो बना दी, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड और फिर ये फोटो, कैन अटैक फ्रॉम C as well as from N, but RCN is the major product and RNC is the minor product, because in RCN CC bond formed is stronger than CN bond formed in isocyanate, therefore RCN is the major product। ठीक है, आप कहेंगे जी यहाँ भी यही होना चाहिए, Ag पे प्लस CN पे माइनस, ये इधर है, लेकिन Ag स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो वो अपने डॉट को CN पे भेजने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटने में, पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने में टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो इतने में अटैक कर लिया किसने, N ने। तो क्या लिखना, AgCN is predominantly covalent, ऊपर क्या बोला था, इस predominantly, therefore attack takes place from N resulting in formation of RNC as major product। बाकी अपने आप समझता रहे, लैंग्वेज आ गई, हमें आता होता लेकिन वहां लैंग्वेज नहीं लिखी गई होती, लैंग्वेज रट के जाना जिनकी वीक हो। चारों किस्से खत्म। अब क्या कहता, दो किस्से और सुनाता, एक RCOAG का, RCOAG के किस्से में क्या बात करें, RX, ठीक, जैसे अल्कली मेटल को हेलोजन बहुत पसंद है, ऐसे ही सिल्वर मोस्ट एक्टिव मेटल ना होने के बावजूद से हेलोजन बहुत पसंद है। लैब सॉल्ट एनालिसिस, व्हाइट शर्ट, थोड़े दिन बाद लाइट येलो, थोड़े दिन बाद पेल येलो, AgCl व्हाइट, AgBr लाइट येलो, AgI पेल येलो। तो Ag उस लालच में X पकड़ के क्या बना लेगा, AgX रोता पीटता कौन रह गया, तो वो गया उसके पास, तो क्या बने R पे O, क्या देता हूँ फिर समझ आ जाएगा, O, फिर O के बाद फिर से O है या C है, C है, वो दिखने में लग रहा है, जिनका फ्यूज उड़ गया देखिए, RX प्लस R डैश C O O Ag ऐसे कुछ था, आयनिक फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो ऐसे कुछ, तो ये Ag प्लस तो X नेगेटिव लेके भाग गया, तो ये R साहब माइग्रेट करते हुए इधर पहुंचे, मान ले तो क्या R डैश C O O, हाँ या नहीं? तो देखो ये सेम है क्या, उधर से पढ़ो, कौन साहब है, एस्टर, कौन साहब है, एस्टर। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल कौन,
RCOO नेगेटिव, RCO हो गया। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे LaH भी कह देता है वो एब्रीवेट करके। तो ये ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे ऑर्गेनिक में। रिड्यूसिंग एजेंट है तो H देता हो, रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो H चमक भी रहे हैं। लिथियम पे +1, Al पे +3, तो इसका मतलब चारों H पे -1 -1 -1 है। और क्योंकि H पे -1 है इसीलिए तो नाम हाइड्राइड हुआ। आइड किसके साथ लगाते हैं? नेगेटिव वालों के साथ। Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियाइड नहीं ना, तो आइड किसके साथ लगाते हैं? नेगेटिव वालों के साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ H नेगेटिव आयन। तो H नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल जैसा हो गया, X नेगेटिव को किक मारेगा, उसकी जगह आके लग जाएगा, तो RH एल्केन, RH एल्केन। ये RM वाला है हमारी बुक में, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, कोई करा नहीं रहा, क्योंकि इससे हमें सिरदर्दियां बहुत सारी बढ़ जाती हैं। आ ही गया कभी तो क्या करना है, बस X को ये मेटल पकड़ा देना, ये मेटल है, M और X भाग गए, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। लॉजिक कहानी कुछ नहीं पूछना मेरे से, नहीं तो मैं उलझ जाऊंगा। तब कहता है ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के किस्से कहानियां हो गई। कुछ खास इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये साहब का नाम विनाइल हैलाइड, ये साहब का नाम एलाइल हैलाइड, ये साहब का नाम एराइल हैलाइड, ये साहब का नाम बेंजाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली, यानी NU नेगेटिव नाम की, X नेगेटिव नाम की चीज को हटाकर उसकी जगह आने को तैयार नहीं है। CH3 CH2X NU नेगेटिव आया, फौरन क्या हुआ था? अभी इतने सारे केस पड़े, क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3 CH2 NU। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा। क्यों? कह रहा है X इज एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, सुन लेना, बहुत सारे लेसन कहानियों की रीजनिंग है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन छोटा बॉन्ड बनाता, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बड़ा बॉन्ड बनाता। कहानी उसको भी याद रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। sp3 में एक S और 3 लंबू है, 3 लंबू समझ गए, px एक, py एक, pz है। और sp2 में एक तो गोला 100 कॉमन है और 2 लंबू है, तो लंबे वाले लोग कम है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हाइब्रिडाइज स्टेट तो ऐसी आती है। तो इसकी और इस वाले केस में हाइब्रिडाइज स्टेट जो आती है, फर्क समझ गए? 3 लंबुओं के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ये, और 2 लंबुओं की वजह से ये। और जब ये छोटा है तो इसमें बॉन्ड भी छोटा बनेगा, बड़े वाले में बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड मतलब कमजोर बॉन्ड, छोटा बॉन्ड मतलब कल सुनाया होगा शायद, दो दोस्त पास पास रहते हैं तो दोस्ती मजबूत है, दो लोग दूर दूर रहते हैं तो उनकी दोस्ती तोड़ना। ये गए इसके घर और भड़का के आ गए इन्हें कि जी वो तो तुम्हारे को ऐसे गालियां दे रहा था, दोस्ती टूट गई। अब ये दोनों साथ ही रहते हैं, अभी बेचारे इस चक्कर में कि कभी कोई अकेला मिले तो उसे भड़काऊं, नहीं भड़का पा रहे, तो दोस्ती पक्की। कहानी समझ आ गई? तो CX बॉन्ड कैसा हो गया? स्मॉलर हो गया। स्मॉलर हो गया नहीं लिख के आना, आप क्या बोलना? स्ट्रॉन्गर हो गया। तो इंग्लिश में क्या बोलना? X इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देयरफॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज हायर एज कंपेयर टू दैट इन एल्काइल हैलाइड। ऐसे यहाँ ये कार्बन कैसा, बोलो, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ भी क्या? CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, CX बॉन्ड इज हैविंग हायर बॉन्ड, तो ये भी टूटने को तैयार नहीं है। तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने को तैयार, और इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने को तैयार। आसानी से, मुश्किल से तो कुछ भी करा ले जाएंगे, जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हैं। आगे पहली जांच बस। दूसरा रीजन क्या निकाला कि यहाँ पर लोन पेयर है, हाँ 3-3 है अगर जागते हो तो। गाना हो गया मेरा, गाना क्या था? लोन सिंगल डबल, लोन सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। और इस डबल सिंगल गाने में डबल की जगह लोन या नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए तो भी मेरी कॉन्जुगेशन। तो लोन सिंगल डबल, डांस शुरू, डांस का नाम, तो ये बोला मैं इधर आ रहा हूं, तो ये बोला मुझे इधर जाना पड़ेगा, जाओ CH2 पर नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड X और X पर। अब पहले वाला स्ट्रक्चर भगवान जी के दरबार में कह रहा है CX बॉन्ड सिंगल है जी, दूसरा वाला स्ट्रक्चर भगवान जी कह रहा है नहीं CX बॉन्ड डबल है जी। तो भगवान जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज? चलो ना सिंगल ना डबल, बीच का कुछ कर लो, ठीक है, सिंगल और डबल के बीच का। आउटराइटली तो फिर कुछ नहीं बोल सकते ना, बीच का कुछ हो गया, यानी बॉन्ड सिंगल से छोटा है बड़ा, और डबल से कुछ, तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो छोटा हो गया ना, और छोटा हो गया तो मजबूत हो गया ना, तो टूटना। तो इंग्लिश में बस इतना सा क्या बोलना? ड्यू टू रेजोनेंस इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, thus न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकम्स डिफिकल्ट। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसे यहाँ पे भी कौन है? लोन पेयर। ये लोन सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तो बहुत लंबा कॉन्जुगेशन मिल गया। तो ये इधर आ गया था और ये इधर, अभी जिस दिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कराया था इसी का भी। तो रेजोनिक सेक्शन में पहला और आखिरी कह रहा था भगवान जी CX बॉन्ड सिंगल है, और बीच के 3 में CX बॉन्ड, फिर से भगवान जी ने कहा ना सिंगल ना डबल, बीच का कुछ कर लो। तो CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट। इसका और किस्सा भी सुनेंगे बाद में आके, लेकिन फिलहाल 2, और सबसे ज्यादा इनमें अगर 1 मार्क्स में आया बस लिखना, एक रीजन लिखना, तो क्या लिख दो?
CX bond acquires partial double bond due to CX bond acquires partial double bond due to therefore nucleophilic substitution becomes difficult. जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बना देंगे डिफिकल्ट, पूछा है तो नहीं है तो हाँ। कह तो रहा हूँ सर, अगर 1 मार्क्स आया तो बस प्रायोरिटी किस वाले को दो, पार्शियल डबल बॉन्ड ऑपरेटर। फिर भी मन तड़फ रहा हो, पेन तड़फ रहा हो, टाइम बहुत हो, दोनों लिखने का मन कर रहा हो तो दूसरा भी लिख दो, लेकिन प्रायोरिटी किसको। कई बार आता गिव रीजंस, फिर तो एक से ज्यादा लिखना ही है। ये वाला क्या कहता है, मैं और जल्दी करूंगा। जल्दी जल्दी का क्या चक्कर है भाई, sp3 पे लगा हुआ है, ठीक है टूट जा। कह रहा है कि यहां से x नेगेटिव हटाओ, यहाँ प्लस हटाओ, बनाओ कार्बोकेटाइन। हमने बोला तुम तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो, तुम तो, और प्राइमरी वाले तो ज्यादा स्टेबल होते नहीं है या लीस्ट स्टेबल होता है। कहता नहीं, मैं प्राइमरी होते हुए बहुत स्टेबल हूँ ड्यू टू, देखो यहाँ पर गाना हो गया फिर से, प्लस सिंगल डबल, बोला था डबल वाली कहानी में, तो ये CH2 यहाँ डबल हो गया और इस पे क्या आ गया प्लस। तो ये क्या कह रहा है, मैं भी बढ़िया से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने को तैयार हूँ। कौन सा वाला, अगली बात पे आने के लिए, SN1 वाला। तो दो मैकेनिज्म अभी पढ़ने जा रहे हैं, SN1 और SN2। SN1 मैकेनिज्म के दौरान कार्बोकेटाइन बनते हैं, उसकी भी ट्रिक है याद रखने की, ट्रिक कल करेंगे अभी, तब ये दोबारा बात कर लेंगे। फिलहाल कौन सा मैकेनिज्म करने को तैयार है, SN1 सचमुच में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में होता है, क्योंकि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा और टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। ये क्या कह रहा है, मैं प्राइमरी होने के बावजूद भी SN1 कर लूंगा, इसमें ये एक्सेप्शन है। तो क्यों कर लेगा तू प्राइमरी होते हुए भी, कि जी मेरे अंदर रेजोनेंस की वजह से बढ़िया स्टेबिलिटी आ गई है, इसलिए मैं प्राइमरी होने के बावजूद भी अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन हो गया हूं, इसलिए मैं SN1 मैकेनिज्म दिखाने को तैयार हूं। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा। अगर ये X नेगेटिव निकल जाता है, C पे प्लस आएगा, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन लग रहा है, लेकिन फिर से रेजोनेंस शुरू। ये क्या कह रहा है, बेंजाइल हैलाइड था क्या ये, इसके जो पेरेंट कंपाउंड था वो, तो बेंजाइल हैलाइड क्या कह रहा है, मैं भी SN1 मैकेनिज्म दिखा दूंगा खुशी खुशी। क्यों, क्योंकि मेरे केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है नो डाउट, लेकिन वो अच्छा खासा, और इसलिए वो SN1 मैकेनिज्म दिखा देगा, या मैं SN1 मैकेनिज्म दिखा दूंगा। नेक्स्ट एक होती है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये महाराज एक ही में कई किस्से निपटाते हैं, सिंगल बॉन्ड है जी। फिलहाल इसका नाम 2 ब्रोमो गुड सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कौन है लिमिट पेज पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कहा तेरी बातचीत अल्कोहलिक KOH से कराने जा रहे हैं, खूब पड़ेगा पीछे हाथ दोगे, खूब कन्वर्जेंस में भी काम आएगा, 10th 11th में भी आ गया था अगर हम पढ़ते हो ध्यान से। तो अल्कोहलिक KOH को इथेनॉलिक KOH भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का मतलब, अल्कोहलिक KOH को इथेनॉलिक KOH भी कह सकते हैं। अल्कोहलिक KOH को मुझे दुखी दुखी करने के लिए वो ऐसे भी लिख सकता है, स्लैश लगा के KOH पहले लिख दे बाद में लिख दे, वो कोई मायने नहीं रखता, और नहीं में ऐसे भी लिख सकता है। तो ये कौन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रो H और हेलो X, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी क्या निकाल के फेंकता बाहर, HX। और इसके एक बड़े अंकल में है, बड़े अंकल का नाम है NaNH2, ये भी डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, और ये अल्कोहलिक KOH के मुकाबले स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है। तो जब इसको इनमें से किसी से ट्रीट कराया तो ये बोला मुझे तो HX निकालना है, HX का मतलब Br निकालना है और H निकालना है, तो पक्का ये Br तो निकलना ही है। तो जहां Br लगा, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा, उस कार्बन का एक नाम अल्फा कार्बन भी होता है, उसके पड़ोसियों का नाम बीटा कार्बन। तो यहाँ बीटा कार्बन 2 हो गई क्या, दोनों एक सी है क्या फर्क है, एक पे 3H एक पे 2H है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ऐसे कह सकता हूँ। तो बोला किसी एक को, वो कोई रटना नहीं है किसको क्या नाम हो सकता है, पिछली बार मैंने इधर लगाया। तो क्या दिक्कत आ गई सर, अगर मैं बीटा वाली पकड़ता हूँ तो Br यहाँ से और Br यहाँ से निकला तो ये C पूरी तरह तड़फेगा रोएगा मेरी एक, तो क्या कहता मैं पड़ोसी को भी ले जाता है अपने, जिससे वो भी रोए, और फिर दोनों एक दूसरे के आंसू पूछ लेंगे, बैलेंसी पूरी हो जाएगी, बात बन जाएगी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बना। और अगर बीटा डैश वाली पड़ोस से निकालूं H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बना। पहले वाला बोला मेरा नाम ब्यूटूइन, दूसरा वाला बोला मेरा ब्यूट वनीन, तो बनेंगे कौन सा, दोनों। लेकिन मेजर साहब ये होगा और ये माइनर साहब होगा। कब काम कर रहा है, जहां X लगा है उसके दोनों साइड अलग अलग है क्या, तभी काम कर रहा है, अगर एक से है तो फिर कोई काम नहीं कर रहा। तो इसका नाम जो रूल लगाने जा रहे हैं, सेटजेफ्स रूल भी है और जेटसेव्स रूल भी है, एक ही बंदे के दो नाम है, अलग अलग, पता नहीं लैंग्वेज का कोई इशू आया होगा। तो क्या कहता है, एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम डेड बीटा कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ H, तो लेसर तो इस पे, इससे बने वाला मेजर में ना,
इसी बात को उसने दूसरी तरह से मुश्किल करके बोला, स्टेटमेंट याद करके जाने हैं। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल आया 2-3 बार आया, तो व्हाट इज जिटसेव रूल आया, तो स्टेटमेंट आना चाहिए। तो व्हेन डिहाइड्रोलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन ऑफ H टेक्स प्लेस फ्रॉम डेड बीटा कार्बन व्हिच हैज, दूसरी तरह से स्टेटमेंट जो ज्यादा जेन्युइन सा लगता है, केमिस्ट्री का लगता है, वो तो मैथमेटिक्स जैसा लग गया। फॉर्मेशन ऑफ डेट एल्कीन इज प्रेफर्ड, बोलेंगे ऑन डिहाइड्रोहेलोजेनेशन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ डेट एल्कीन इज प्रेफर्ड इन विच अनसैचुरेटेड कार्बन, टिक लगाया मैंने किन पर, इज मोर एल्काइलेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। तो इस अनसैचुरेटेड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है, इस पे भी है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इस पे तो खाली H लगे हैं, और इस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन पर इथाइल नाम का एल्काइल ग्रुप है। तो दूसरे वाले में अनसैचुरेटेड कार्बन पर बच्चों की तरह नहीं सर वो अकेला ही 2 के बराबर है, मम्मी कह रही देखो आपको 2 टॉफी दिला दी मैंने, दूसरे बंदे को 1, तो क्या नहीं जी वो तो 2 के बराबर है, क्या कह रहा जी वो 2 मानेंगे, छोटा बड़ा कुछ नहीं देख रहा, और नीचे वाले का 1, तो मोर एल्काइलेटेड कौन सा किस्सा, ऊपर वाला, इसलिए दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। दोनों स्टेटमेंट नोट्स में लिखवा रखे हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, बात समझ आ गई, कुछ अल्फा से निकला गया तो सचमुच में इसका नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। एक अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होती है, एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है, एक अल्फा गामा एलिमिनेशन होती है, तो अल्फा तो सब में ही है, तो एक अल्फा सबका हटा दिया, अल्फा अल्फा वाले का नाम अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाले का नाम बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा वाले का मेरे कोर्स में सिर्फ बीटा वाला ही है, शुक्र है। रिएक्शन विद मेटल पे कहानी खत्म करते हैं।